Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Dear students, today we will going to start with a new unit, that is system of particles and rotational motion. ठीक है, यूनिट नंबर 5. ठीक है, तो इसे शुरुआत करते हैं. सेंटर ऑफ मास का रहेगा टॉपिक हमारा आज का. तो बिफोर सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ी टर्म्स जो हम इस आर्टिकल्स में या इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ शब्द यूज़ करेंगे कि व्हाट इज़ एक्सटेंडेड बॉडीज. ठीक है, तो एक्सटेंडेड बॉडी से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका. अ बॉडी हुज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस. ठीक है, हुज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड बॉडी. ठीक है, दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. उसके बाद आता है इंटरनल फोर्सेस. व्हाट इज इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल से आप जानते हो पहले से ही, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ऑन वन अनदर. ठीक है, इज कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस. फिर आती है बात सिस्टम की. सिस्टम क्या हुआ. इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर. वो क्या बन गया, सिस्टम. क्लियर है. उसके बाद हम पढ़ेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे बहुत बार यूज किया हुआ, लेट अस कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स को हम ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या पार्टिकल बोल सकते हैं. ठीक है, कब, जब उसका साइज, ठीक है, समझो कि जो उसका मास जो है फाइनेट रहता है, बट हुज साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लेट अस कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो वहाँ क्या होगा कि जिसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला, हम उसकी लेंथ वगैरह को एज कम्पेयर टू इट्स मोशन और उसके सराउंडिंग जिसके भी रिस्पेक्ट हम उसको स्टडी करेंगे, उसके कंपेरेटिवली उसको निग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, आगे जैसे टॉपिक आएगा मैं उसमें फिर से आपको एक बार बता दूंगा. फिर आती है एक्सटर्नल फोर्सेज. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हुआ कि जो फोर्सेज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल एजेंसीज, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज. ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ मास की कि ये सेंटर ऑफ मास है क्या. ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है. ये हमारी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी जो एक्सटेंडेड बॉडी हमने बोला, उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरे सिस्टम का या पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है. ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर रहा है. ठीक है, whose mass of the body is supposed to be concentrated so as to describe its translatory motion. ठीक है, क्लियर है. तो सेंटर ऑफ मास ये बॉडी की शेप के हिसाब से होता है, वेरी करता है, वही कैसी शेप है उसकी. ठीक है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेंटर में ही हो, ये थोड़ा सा एज पे भी हो सकता है, ये उसके आउटसाइड बॉडी भी हो सकता है. ये स्ट्रक्चर पे और उस पे डिपेंड करता है. क्लियर है. तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम. ठीक है, हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किस चीज के लिए, निकालेंगे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए. क्लियर है. तो क्या पार्टिकल लिया, हमने क्या करना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से सुनना. आप क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये है ये. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में पूछा जा गया है बहुत बार. हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया. हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी. ठीक है, and the masses of these particle is m1 and m2 respectively, and r1 and r2 with the position vector of these two particles. ये हो गया पोजीशन वेक्टर r1 और ये r2, किसकी, पार्टिकल a और b की. आई बात समझ में. and the position vector of the two particles at any time t and it with respect to its origin o. क्लियर हो गया. अब मान के चलो v1 and v2 with the velocities of these two particles. ठीक है, और ये कितनी है v1, so it is dr1 over dt, and v2 it is equal to dr2 upon dt. क्लियर हो गया, आसान है. ठीक है, ये होगा v1 और v2 के बारे में. अब हम क्या करते हैं, यहां मान के चलते हैं कि F21 और F12 these are the internal forces. क्या है ये, इंटरनल फोर्सेस. F21 क्या हुआ, इंटरनल फोर्सेस ऑन B. ठीक है, ड्यू टू A. ठीक है, क्या हो गया, F21 यहाँ पे है, ये किसके ऊपर है, इसके ऊपर, A के ऊपर ये फोर्स लगी. ठीक है, किसके ऊपर लगी, F21 इट इज किस पे लगी है, B पे लगी. ठीक है, किसने लगाई, 1 ने लगाई.
ठीक है। और F12 क्या हुआ, ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। सो F12, ये F12 ये कहाँ पे लगी, 1 पे लग रही है, और किसकी वजह से लग रही है, B की वजह से लगी है, ठीक है। और साथ में हम क्या मानो, F1 एंड F2 वी द एक्सटर्नल फोर्सेज exerted on पार्टिकल A एंड पार्टिकल B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आप बात करते हैं टोटल फोर्स ऑन बॉडी A। कितनी फोर्स बनेगी इस पे, F1 प्लस F12, ठीक है। एंड टोटल फोर्स ऑन बॉडी B इट इज F2 प्लस F21। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं हम, इसके बाद हम लगाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, ये कितना बन गया, फॉर बॉडी 1 F1 प्लस F12 इट इज इक्वल टू कितना बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m1r1। उसी तरह से बॉडी B F21 इट इज इक्वल टू d/dt m2r2। क्लियर है। तो ये क्या था, ये था अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोमेंटम, सॉरी V1 एंड V2, ठीक है। मोमेंटम था ना m1 V1 और m2 V2। क्लियर है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस वी गेट, क्या मिला हमें, F1 प्लस F2 प्लस F21, ठीक है। इट इज इक्वल टू d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 v2। क्लियर हो गया तक, ठीक है। अब F1 और F2, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस है, और आपको पता है इंटरनल फोर्सेस का सम कितना होता है, 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रह गया, F1 प्लस F2 इट इज इक्वल टू कितना हो गया, d/dt, कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया, m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। अब क्या करेंगे, F1 F2 ये क्या, टोटल फोर्स ऑन सिस्टम, F क्या हो गया, टोटल, ये था ना बॉडी A का, बॉडी B का। अब क्योंकि सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, इस सिस्टम ने कंसिस्ट किया था, टोटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल दैट इज F, सो इट इज इक्वल टू d/dt। और यहाँ पे भी क्या करें हम, जो हमने पीछे निकाला था V1, तो उसके हिसाब से अपने वैल्यू भर दो, dr1/dt प्लस m2 dr2/dt, ठीक है। फिर से d/dt, आगे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, d/dt m1 को अंदर ले जाए, m1r1 प्लस d/dt क्या क्या बन गया, m2r2, और ये हो गया क्लोज। क्लियर है। अब d/dt इधर है, इधर भी है, इसे कॉमन ले लीजिए, d/dt², अंदर कितना रह गया, m1r1 प्लस m2r2 हो गया। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यहां पे क्या था, टोटल फोर्स F हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, इस साइड को, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद द मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो क्या होगा, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया, d/dt, और यहां पे भी क्या किया, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। इसके बाद कितना बन गया हमारे पास, टोटल मास क्या ले लो उसको m, फिर d/dt, यहाँ क्या बन गया, m1r1 प्लस m2r2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये जो फॉर्म बनी, ठीक है, क्या फॉर्म बन गई कि ये जो पॉइंट्स है जो पॉइंट है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, इट हैज अ डायमेंशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। सो RCM मतलब सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर, इट इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये निकल गया आपका सेंटर ऑफ मास, किसके लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। क्लियर है। तो पॉइंट
having the position vector RCM is called the center of mass. This equation defines the center of mass system of the two particles having the masses m1 and m2 and their position vector are r1 and r2. क्लियर है? अगर यही सेंटर ऑफ मास के ऑरिजिन पे लाई करता, ठीक है, तो कितना होता? 0 होना था. RCM क्या हो गया? 0. फिर आप पुट कीजिए दैट R2 बिकम्स -m1 अपॉन m2 इंटू R1 सॉल्व करके. ठीक है, क्लियर है? फिलहाल आप इतना कीजिए, एग्जाम में ये इतना ही पूछा जाता है. इसके बाद इसके बहुत से केसेस भी हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी हैं जो कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम. अगर n नंबर ऑफ के लिए पूछा है तो आपने m1 m2 प्लस m2 के ना m2 r2 प्लस ऐसे करके फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट विल बिकम्स m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn. तो ये होगा. क्लियर है? तो आज के लिए टॉपिक काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए ग्रेट टाइम.